टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या संसद में उनकी कुर्सी भी जा सकती है? यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। अलग अलग एक्सपर्ट्स इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं। ये राय पिछले कुछ मिलते जुलते इंसिडेंट्स पर आधारित है। साथ ही इसे लेकर कॉन्स्टिट्यूशन, नियम कानून और पुराने अदालती फैसले क्या कहते हैं, इनकी भी फिर से स्टडी की जा रही है, जिनके आधार पर दलीलें दी जा रही हैं। उन पर बात करने से पहले संक्षेप में मामले के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 2024 चुनाव में 28 लोकसभा सीटें जीती थीं, मगर इन 28 में से 20 सांसदों ने अब नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में मर्जर का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सीटिंग की सेपरेट व्यवस्था की मांग भी कर दी है। और जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो एक कानून कीवर्ड बन जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल रोकने वाला कानून। अब सवाल यह है कि क्या यह एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिफेक्शन यानी दल बदल माना जाएगा, जो इन 20 सांसदों ने किया है? यही सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल है। इसके जवाब भी उतने ही पेचीदा हैं, लेकिन उन्हें आसान ढंग से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बागी सांसदों का तर्क है कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा लोकसभा सांसद हैं। 28 में से 20 सांसद उनके साथ आ गए हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यानी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इसके लिए वो गोवा डिफेक्शन केस का भी हवाला दे रहे हैं। 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 12 विधायकों के बीजेपी में जाने को वैध माना था, क्योंकि वो अपनी अपनी पार्टियों के 2/3 से ज्यादा सदस्य थे। 10 कांग्रेस के थे, जबकि 2 महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के। ये घटना 2019 में हुई थी, जिसका फैसला 2022 में आया। तब भी पूरे विवाद के केंद्र में संविधान के 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 4 था। अब भी पूरा विवाद इसी पैराग्राफ पर टिका हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का यही 10th शेड्यूल कहलाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। इसे 1985 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था, ताकि चुने हुए प्रतिनिधि आसानी से अपनी पार्टी न बदल सके। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मर्जर का। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है, यानी विलय कर लेती है, और कम से कम 2/3 विधायक या सांसद उस मर्जर से सहमत हैं, तो उन्हें सदन की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यही है पैराग्राफ 4, और यहीं से असली बहस शुरू होती है। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के चक्षु रॉय से बातचीत की। उनका कहना है कि पास्ट में संसद और विधानसभाओं में ऐसे मर्जर स्वीकार किए जाते रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कुछ मामलों में इन्हें सही माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल हैं। उनका मानना है कि इन सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल कहते हैं कि यहां सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी यानी सांसदों का ग्रुप टूटा है, पार्टी नहीं टूटी है। तृणमूल कांग्रेस नाम की असल पॉलिटिकल पार्टी का विलय नहीं हुआ है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना है कि 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 का फायदा इन सांसदों को तभी मिलेगा जब राजनीतिक पार्टी का मर्जर हो, सिर्फ सांसदों के गुट का नहीं, जिन्हें टेक्निकल भाषा में लेजिस्लेचर पार्टी कहा जा रहा है। इसलिए इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस राय से लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य भी सहमत हैं। उनका कहना है कि 10th शेड्यूल के फोकस पर राजनीतिक पार्टी है, लेजिस्लेचर पार्टी नहीं। अगर पार्टी मर्ज होती है, यानी पूरी पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होती है, तभी उसके सांसदों को अपनी संसद सदस्यता की सिक्योरिटी मिलती है। इस पर पीडीटी आचार्य ने 2023 के शिवसेना स्प्लिट केस का भी हवाला दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेजिस्लेचर पार्टी अपनी असल पॉलिटिकल पार्टी से अलग होकर स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकती। इस प्रेसिडेंट या उदाहरण के आधार पर पार्लियामेंट से सदस्यता जाने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि कुछ ऐसे ही पुराने उदाहरण बागी सांसदों के पास भी हैं, जैसे 2019 का वाकया, जब टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए थे। उस मर्जर को तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू से मंजूरी मिल गई थी। इसी साल अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए। इसे भी मौजूदा राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने इन सांसदों को आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी के खाते में दिखाना शुरू कर दिया। ये इस बात का उदाहरण है कि पहले इस तरह के मर्जर को एक्सेप्ट किया जा चुका है। ऐसे मामलों में आखिरी फैसला प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है, यानी संबंधित हाउस के सभापति का।
इस बार भी यह फैसला लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों में है। अगर वो इस मर्जर को स्वीकार कर लेते हैं तो ये सभी बागी सांसद डिस्क्वालीफाई होने से खुद को बचा लेंगे। टीएमसी के 20 बागी सांसद स्पीकर से इस बारे में मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने इस मीटिंग में स्पीकर को एक लेटर सौंपकर एनसीपीआई से अपने मर्जर की रिक्वेस्ट की थी। अब स्पीकर ओम बिरला ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने भी बता दिया कि वो आगे क्या करेंगे। इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर ने कहा है कि वो इस मामले पर तभी डिसीजन लेंगे जब वो दोनों पक्षों को सुन लेंगे। इसे लेकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाले टीएमसी सांसदों के गुट को भी स्पीकर के दफ्तर से मेल गया है, ईमेल किया गया है। इस मेल में उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग के बाद ही स्पीकर ओम बिरला अपना फैसला लेंगे और फिर अगर स्पीकर का फैसला किसी पक्ष को मंजूर नहीं हुआ तो उसे अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है। वो रास्ता भी खुला है। ऐसे में दो चीजों पर अब सबकी नजर है। पहली तो ये कि लोकसभा स्पीकर इस मामले पर क्या फैसला देते हैं, और दूसरी ये कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला सिर्फ इन 20 सांसदों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ की व्याख्या को लेकर भी एक लकीर खींच देगा। ऐसे में आगे जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्ला टॉक।